गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, सब कुछ परफेक्ट है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। दीपिका, गीतांशु, परमजीत, देवेंद्र, प्रिया देवी, प्रिया, बीरमती, रेणु, दीपक, कोमल, पारुल, मोरकल, उर्मिला, सुनीता, सुदेश, प्रीतम, सोनू, संदीप, दीपक, प्रिया, देवेंद्र, परमजीत, गीतांशु, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है। एक बार फटाफट मेरे दोस्त बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और आप लोगों की जो डिमांड आ रही थी कि सर जो हम पढ़ रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करें, हमें वीक में कम से कम एक मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलना चाहिए ताकि हम अपना आंकलन कर सके, अपनी तैयारी कैसी हो चुकी है उसका थोड़ा सा बच्चों आंकलन किया जा सके। और इसके लिए RWA बच्चों इस संडे से आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीकली मॉक टेस्ट जो है वो लेने जा रहा है। और ये आप लोगों का हमेशा संडे के दिन मॉक टेस्ट होता रहेगा। आप सारे के सारे बच्चे जितने भी बैचेस के अंदर जुड़े हुए हैं, चाहे रोजगार बैच में जुड़े हुए हों, चाहे सुल्तान बैच में आप जुड़े हुए हों, सारे के सारे बच्चे ये वीकली मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। सुबह 6 बजे बच्चों प्रत्येक रविवार के दिन ये मॉक टेस्ट आप लोगों को RWA रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन के ऊपर कहां पर दिखेगा। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को बच्चों ओपन करते हो और आपको जब ये फॉर्मेट नजर आएगा तो इसी फॉर्मेट में बच्चों आपको तीसरे नंबर पे फ्री वीकली टेस्ट दिखेगा। और फ्री वीकली टेस्ट में आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे मॉक टेस्ट दिखेंगे, लेकिन हमें देखने हैं ये दो मॉक टेस्ट, जो एक तो ग्रुप डी के लिए है और एक CET मेंस के लिए है। तो जो बच्चा CET मेंस की तैयारी कर रहा है वो एक मॉक टेस्ट भी लगाएगा तो ग्रुप डी वाला तो अपने आप उसका तैयार हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का CET अच्छे से नहीं हो पाया होगा किसी भी कारणवश, या जो CET नहीं दे पाए, उनको बच्चों अब ग्रुप डी ही दिख रहा है, तो सीधी सी बात है वो बच्चा ग्रुप डी का मॉक टेस्ट लगाए। तो ग्रुप डी के पैटर्न पे ग्रुप डी का मॉक टेस्ट है और CET मेंस के पैटर्न पे CET मेंस का बच्चों ये मॉक टेस्ट है। ठीक है, जब भर्ती एडवर्टाइज हो जाएगी कि पहले पुलिस की भर्ती होगी, मंडी सुपरवाइजर की होगी, तो बच्चों जब भर्ती एडवर्टाइज हो जाएगी सबसे पहले जो भी भर्ती एडवर्टाइज होगी उसी भर्ती के आधार पर हम आपके मॉक टेस्ट भी बच्चों तैयार करवाने शुरू करवा देंगे कि उसमें फिर पुलिस के क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर देंगे, मंडी सुपरवाइजर में मार्केट एक्ट के क्वेश्चन डालने स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो आपका CET ग्रुप डी 2025 और CET मेंस 2025 का जो कॉमन सिलेबस है मेरे दोस्त, उसका मॉक टेस्ट आप इस रविवार से जरूर देना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों लगा सकते हो, बिल्कुल दोनों लगाओगे और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, दोनों लगाओगे तो और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सारे के सारे बच्चे और जो बच्चा आपके टच में है, चाहे वो कहीं से भी पढ़ाई कर रहा हो, चाहे वो सेल्फ स्टडी कर रहा हो या पहले RWA का हिस्सा रहा हो, तो सभी बच्चों के पास आप लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है, क्योंकि कंपटीशन जितना बड़ा होगा, यहाँ जितनी बड़ी संख्या में बच्चे मॉक टेस्ट लगाएंगे उस आधार पे आपका रैंक भी निकल के आएगा। और रैंक निकल के आएगा तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम इतने शानदार तरीके से जो तैयारी कर रहे हैं, तो इतने बच्चों में जब हमारा रैंक में सुधार आ रहा है तो बच्चों सरकारी नौकरी हमारे घर में पक्का आएगी। ये एक विश्वास होगा जब आप लगातार मॉक टेस्ट लगाते जाएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे कौन सा डिस्ट्रिक्ट हम पढ़ रहे थे बच्चों जींद डिस्ट्रिक्ट, है ना। और जींद डिस्ट्रिक्ट में हमारी लगभग सारी बातें हो ही चुकी थी। व्यक्ति तो हमने लास्ट में कवर कर लिया था, व्यक्ति तो हमने लास्ट में कवर कर लिया था। हंस डहर तीर्थ, अच्छा व्यक्ति तो हमारा रहता है, चलेगा। तो हमने सारे के सारे धार्मिक तीर्थ स्थान पढ़ लिए थे जींद में। तो हेडिंग डालिएगा, फटाफट जींद को कंप्लीट करते हैं और फिर एक नया डिस्ट्रिक्ट शुरू करते हैं। तो जींद के अंदर जो है बच्चों वो महान व्यक्ति तो डिस्कस कर लेते हैं। महान व्यक्ति तो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, महान व्यक्तित्व में सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर सीताराम पांचाल की।
बच्चों सीताराम पांचाल कौन? सीताराम पांचाल बॉलीवुड अभिनेता रहे। नरवाना के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो जींद जिले की तहसील है। बॉलीवुड अभिनेता है सीताराम पांचाल। और हरियाणा से निकलकर बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया, तो पेपर में इनकी फिल्में भी पूछी गई कि कौन कौन सी प्रसिद्ध फिल्मों में इन्होंने काम किया। तो इनकी प्रसिद्ध फिल्मों में याद रखना है आपको, एक तो पान सिंह तोमर, पान सिंह तोमर। मेरे दोस्त एक याद रखेंगे, पीपली लाइव। पीपली लाइव। और एक याद रखेंगे आप, बैंडिट कवीन। एक क्या याद रखेंगे? बैंडिट कवीन याद रखेंगे। सीताराम पांचाल के बाद नेक्स्ट आपको मेरे दोस्त यहां पर ध्यान रखना है, नरवाना से ही राजेंद्र गोयल को। राजेंद्र गोयल भी नरवाना में बच्चों पैदा हुए, और ये हरियाणा की रणजी टीम का हिस्सा रहे हैं। तो हम बोलेंगे पूर्व रणजी खिलाड़ी। और रणजी बच्चों ट्रॉफी खेली जाती है महाराजा रणजीत सिंह के नाम पर क्रिकेट खेल में। इसके बाद आ जाते हैं यजुवेंद्र चहल। यजवेंद्र चहल बेचारे का तलाक हो गया बच्चों धनसरी के साथ, है ना। तो यजवेंद्र चहल कहाँ से? जींद से। और ये क्या है? क्रिकेटर हैं बच्चों। हम बात करें तो ये हरियाणा से एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है, यजवेंद्र चहल हरियाणा से एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है बच्चों जिसने क्रिकेट और शतरंज, जिसको हम चेस बोलते हैं, क्रिकेट और शतरंज में बच्चों देश का प्रतिनिधित्व किया है। देश का प्रतिनिधित्व किया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व दो खेलों में करने वाले हरियाणा के एकमात्र खिलाड़ी कौन हैं? यजवेंद्र चहल हैं, जींद से आते हैं। इसके बाद हम बात करें बच्चों यहां से मनजीत चहल। मनजीत चहल। और मनजीत चहल के बारे में हम बात करें तो ये उजाना गांव का बेटा है। ठीक है बच्चों। 800 मीटर धावक है बच्चों। उपलब्धि क्या है? 2018 के एशियन गेम्स के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। एशियन गेम्स 2018 इन्होंने जकार्ता के अंदर बच्चों गोल्ड मेडल जीतने का क्या किया था? काम किया था। ठीक है ना। ठीक है ना भाई, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ना वो जब हम टॉपिक वाइज आएंगे तब कवर होंगे। जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे ना तब कवर होंगे वो चीजें। ठीक है। तुम रट्टे मारने वाले काम मत किया करो, तुम जीके को रट के चलते हो, यानी कि जैसे पहले पढ़ा है सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। जब पहले तुमने पढ़ ही लिया है तो फिर दोबारा सेम पढ़ने का औचित्य ही नहीं बनता। तो फिर आपको थोड़ा सा पैटर्न बदल के तैयारी करनी चाहिए। समझ में आई बात? तो जैसा मैं पहले बैच में पढ़ाता हूँ सेम डिट्टो नहीं पढ़ाता अगले बैच में, मैं थोड़ा सा चेंज करता रहता हूँ। वो इसलिए करता हूँ, कंटेंट नहीं छूटेगा, कंटेंट एक्स्ट्रा ही ऐड होगा। कंटेंट कुछ भी नहीं छूटेगा, उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड होगा। लेकिन मेरा पढ़ाने का जो पैटर्न है, तरीका है, वो मेरी मर्जी से चलता है, ना कि मैं स्टूडेंट की मर्जी से चलूं कि भाई जो पहले बैच में मैंने सीताराम पंचाल पढ़ाया पहले, तो अब की बार भी सीताराम पंचाल ही पढ़ाऊं। ठीक है ना। हो सकता है भाई पहले मैंने कुछ अलग फॉर्मेट में पढ़ाया हो, अब अलग फॉर्मेट में पढ़ाया हो। और यदि आप सेम यदि चाहते हो तो इसका मतलब फिर तुम पहले पढ़ ही चुके हो, तो दोबारा फिर क्यों बार बार पढ़ते हो?
बार बार पढ़ने का फायदा तभी तो है ना, जब हम मेथड बदल बदल के पढ़े कि यार पहले हमने पढ़ा वहां से 60% हमारा कवर हुआ, अब हम नए तरीके से पढ़ रहे हैं तो पहले की तुलना में सुधार आएगा। कुछ बच्चे जो है ना वो पहले वाली कॉपी लेके बैठे होंगे साथ में कि यार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी पढ़ाए थे, तहसील भी पढ़ाई थी, उप तहसील भी पढ़ाई थी, अब की बार तो छोड़ते जा रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ता मेरे दोस्त मैं, ठीक है। हाँ, मैं अलग अलग तरीके से अलग अलग सेगमेंट में वो चीज़ें सेट करता हूँ और इसी तरीके से आपको आदत लगवा रहा हूँ। तो तुम टेंशन मत लो, जितना करवा रहा हूँ वो याद करते जाओ बस। बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, जितना मैं करवा रहा हूँ ना इसको उंगलियों पे करते जाओ। मंजीत चहल के बाद आपको ध्यान रखना है पंडित अमीलाल। पंडित अमीलाल बच्चों ये महात्मा गांधी के सेवक थे। ये महात्मा गांधी के क्या रहे हैं, सेवक रहे हैं। अच्छा, आज कोई इशू आ रहा है क्या? क्लास थोड़ा सा रुक के चल रही है। वीडियो डट डट के चल रही है सर। सर क्लास की आवाज़ और आपकी जो जुबान है वो मैच नहीं कर रही है। अच्छा, कुछ इशू आ रहा है, मैं एक बार रिस्टार्ट करके देखता हूँ इसको। अभी बताना बच्चों, अभी सही है क्या? अभी मैच कर रहा है क्या? पंडित अमीलाल के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कविता दलाल। मेरे दोस्त कविता दलाल जो है ये मालवी गांव की बेटी है। ठीक है, कविता दलाल जो है ये मालवी गांव की बेटी है। और बात करें तो ये भारत की पहली महिला या भारत की प्रथम डब्ल्यू डब्ल्यू ई आपने देखा होगा, गेम मार दाड़ वाला, वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट इसे बोलते हैं। तो भारत की पहली डब्ल्यू डब्ल्यू ई महिला पहलवान है। बच्चों डब्ल्यू डब्ल्यू ई के अंदर जो भारत का खिलाड़ी सबसे फेमस रहा वो खली रहा है, दलीप राणा जिसे बोलते हैं। तो ग्रेट खली ने बच्चों इसको नाम दिया। तो ग्रेट खली ने बच्चों कविता दलाल को नाम दिया हार्ड केडी। इसको क्या नाम दे दिया दोस्त? हार्ड केडी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? हार्ड केडी। कैमरा स्लो सर, कैमरा स्लो नहीं होता बेटा, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर में इशू हो सकता है। ठीक है, इतना ज्ञान कहाँ से लेके आते हो? बादाम वगैरह खाने शुरू कर दिए क्या? कैमरा के पैर लग रहे हैं भाई कि कैमरा स्लो है गुरु जी? आगे आ जाओ। कविता दलाल के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है महावीर गुड्डू।
महावीर गुड्डू। बच्चों गांगोली गांव का बेटा है ये, गांगोली गांव का बेटा है महावीर गुड्डू। और महावीर गुड्डू है प्रसिद्ध संगीतकार। और संगीतकार में भी बच्चों भगवान शिव के भजन बहुत ज्यादा गाता है। और भगवान शिव के भजन ज्यादा गाने के चलते इनको बोलते हैं हरियाणा का बम लहरी। क्या बोलते हैं? हरियाणा का बम लहरी महावीर गुड्डू को कहा जाता है। बच्चों बात करें, इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। महावीर सिंह गुड्डू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्त श्रवण कुमार गर्ग। श्रवण कुमार गर्ग ये सफेदों से आते हैं और ये वर्तमान में हरियाणा गौ सेवा आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। हरियाणा गौ सेवा आयोग के मेरे दोस्त अध्यक्ष हैं। ठीक है, श्रवण कुमार गर्ग। उसके बाद आपको ध्यान रखना है अंशु मलिक। बच्चों प्रसिद्ध रेसलर हैं, कुश्ती खिलाड़ी हैं, निडानी जींद से आती हैं। निडानी जींद से ये आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें सुनील जागलान। सुनील जागलान बच्चों ये पूर्व सरपंच हैं बीबीपुर गांव से। पूर्व सरपंच बीबीपुर गांव। और सुनील जागलान ने ही बच्चों सरपंच रहते हुए अपने गांव से बहुत सारी कुरीतियों को समाप्त करने का काम किया, जिसके अंदर मेरे दोस्त एक मुहिम यहां से शुरू की गई, सेल्फी विद डॉटर। सेल्फी विद डॉटर मुहिम। महिलाओं के नाम पर दी जाने वाली जो गालियां हैं, गाली बंद अभियान। गाली बंद अभियान यहां से शुरू किया गया। बच्चों बेटी के जन्म पर कुआं पूजन। बेटी के जन्म पर कुआं पूजन। ठीक है, तो बेटी के जन्म पर कुआं पूजन भी किसने शुरू किया है? सुनील जागलान ने। WWE का मतलब होता है वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। तो सिला ये नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे कि सर जी SGT की फुल फॉर्म क्या है। SGT यूनिवर्सिटी है जैसे ओम यूनिवर्सिटी। अब ओम की फुल फॉर्म क्या बनाओगे तुम? ओम प्रकाश। मतलब आप वो चीजें पूछते हो जो कभी पूछी नहीं जाएंगी, और जो पूछी जाएंगी वो कभी पूछते ही नहीं हो। क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वहां तक आपकी माइंड अप्रोच नहीं है, और जब सामने वाला तुम्हें समझा रहा है तब उसकी मानते भी नहीं हो तुम। ठीक है, SGT की फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। SGT की फुल फॉर्म क्या होगा? S से श्री होगा, G से गुरु गोविंद सिंह होगा, T से ट्राई सेंट्री होगा। ठीक है,
तो ये थोड़ी पूछेगा। अभी अभी तैयारी करने लगे हो क्या तुम? है सुशीला? हाँ, ये उल्टा डब्लू का सॉल्यूशन करते हैं, आज करते हैं इसका। इसमें कैमरे के अंदर है ना एक कैप्चर कार्ड डलता है, और वो है नहीं अभी, इसलिए दिखाई दे रहा है डब्लू आपको। है तो ये एम, लेकिन कैमरा उल्टा कर रखा है मैंने, इसलिए डब्लू दिख रहा है। तो मेरे दोस्त, ये यहाँ पर होता है जींद जिला आपका कंप्लीट। जींद के बाद अगला डिस्ट्रिक्ट शुरू करेंगे, जिला दर्शन अम्बाड़ा। हेडिंग डालो सारे के सारे, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे अब। और जिलों के कंप्लीट होते ही पढ़ेंगे इतिहास, हिस्ट्री। ठीक है, जिला दर्शन अम्बाड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले आप अम्बाड़ा को मानचित्र पे देख लीजिएगा बच्चों। देख तो वैसे तुमने रखा ही होगा ना अम्बाड़ा। अम्बाड़ा तुम घूमे नहीं होंगे। ये है बच्चों अम्बाड़ा। कहाँ है ये? तो अभी अम्बाड़ा को ही हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, अम्बाड़ा के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है? एक तो ये बना रहा है, ये है आपका यमुनानगर। ठीक है मेरे दोस्त, एक ये सीमा बना रहा है। गलत कर दिया है ना। ये है बच्चों अम्बाला ऊपर वाला। ये अम्बाड़ा है, और जहां पहले अम्बाड़ा लिखा था ये कुरुक्षेत्र है। और अम्बाड़ा के सिर के ऊपर बैठा है ये पंचकुला। पंचकुला। ठीक है। हाँ, तो अम्बाड़ा की सीमा किस किस के साथ लगेगी दोस्त? अम्बाड़ा की सीमा याद रखेंगे, एक तो लगेगी यमुनानगर के साथ, एक कुरुक्षेत्र के साथ, और एक पंचकुला के साथ। ठीक है। बच्चों, बात करते हैं अम्बाड़ा की स्थिति, लोकेशन। स्थिति का मतलब है लोकेशन के, हरियाणा के मानचित्र के ऊपर ये जो अम्बाड़ा पड़ रहे हैं, ये कौन सी दिशा में है। और स्थिति देखने के लिए हरियाणा के सेंटर में आना पड़ेगा, और सेंटर में आके अम्बाड़ा की तरफ मुंह उठा के देखोगे तुम्हें, तो उत्तर पूर्व की तरफ जाएगा तुम्हारा मुंह। तो बच्चों, ये हरियाणा के उत्तर पूर्व में हो जाएगा। तो हरियाणा के उत्तर पूर्व में। स्थिति के बाद हम बात करते हैं अस्तित्व की। बच्चों, अस्तित्व हम बात करें तो सबसे पहले इसे जो जिले का दर्जा मिला था ना, वो अंग्रेजों ने 1847 में दिया था। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले ये जिला कब बना था? 1847 में। लेकिन हरियाणा में जिला कब बना? जब हरियाणा बना उसी समय। तो पूछने पूछने का ढंग देखा जाएगा कि कैसे पूछा जाता है अम्बाड़ा जिला बना। यदि ये डायरेक्ट पूछा जाता है तो 1847। हरियाणा में अम्बाड़ा पहली बार जिला कब बना, ये पूछा जाता है तो 1 नवंबर 1966। ठीक है। अस्तित्व के बाद हम बात करते हैं अक्षेत्रफल की। और अक्षेत्रफल का जिक्र हम कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में। वर्तमान में अम्बाड़ा के पास कितनी जमीन है? बच्चों, 1569 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। लेकिन कई जगह बच्चों इसका एरिया 1574 भी दिया मिलेगा। तो दोनों याद रखने हैं, 69 भी 74 भी, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है।
अब क्षेत्रफल के बाद हम बात करेंगे जनसंख्या। ये सरकार ने ही बता रखा है, कहीं तुम सोचो कि किताबों में, सरकार ने ही अलग अलग बता रखा है। एक जगह 1569 लिख रखा है, कुछ जगह 1574 लिख रखा है। तो जब सरकार ने दो बता रखे तो दोनों याद कर लेंगे हम। पेपर में एक ही पूछा जाएगा, दोनों नहीं आएंगे। बच्चों 2011 की जनगणना के आधार पे अंबाला की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक याद रखनी है। ठीक है, बात करें हम इसके पुराने नाम की। ये अंबाला का पुराना नाम क्या है, तो आपको बोलना है अम्बवाला। अम्बवाला इसका पुराना नाम है। बच्चों हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, तो अंबाला की जो स्थापना है वो 14वीं सदी के अंदर अंबा नामक राजपूत के द्वारा की गई थी बच्चों। अंबा राजपूत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बात करें इसके नामकरण की, ठीक है, तो इसके नामकरण के पीछे अलग अलग बातें बताई जाती हैं। एक बात तो ये बताई जाती है कि अंबा राजपूत के कारण इसका नाम अंबाड़ा पड़ा है। अंबा राजपूत के कारण इसका नाम अंबाड़ा पड़ा है। बच्चों एक ये बताया गया कि महाभारत में जो तीन बहनें अंबा, अंबिका, अंबालिका हुई है, अंबालिका से पांडु पैदा हुए, तो महाभारत की अंबालिका के कारण बच्चों इसका नाम पड़ा है अंबाड़ा। लेकिन एक जो सबसे मेन कारण बताया गया है कि अंबाड़ा का नाम अंबाड़ा क्यों पड़ा है बच्चों, वो बताया गया है आमों के बागों की अधिकता के कारण। यहाँ पर आम के बाग बहुत ज्यादा थे। आमों के बागों की अधिकता के कारण बच्चों इसका नाम क्या पड़ा है, अंबाड़ा पड़ा है। तो ये तीन कहानियां अंबाड़ा का नाम अंबाड़ा क्यों पड़ा इसको लेकर बताई जाती है। ठीक है, ठीक है ना। बच्चों हम बात करते हैं अब अंबाड़ा के उपनाम। ये अंबाड़ा को अंबाड़ा के अलावा अन्य किन नामों से जाना जाता है। एक तो बच्चों यहाँ पर मिक्सी बहुत ज्यादा बनती है। मिक्सी ज्यादा बनती हैं तो मिक्सी के कारण इसे बोलते हैं हरियाणा की मिक्सी सिटी। हरियाणा की मिक्सी सिटी। बच्चों यहाँ पर वैज्ञानिक उपकरण बहुत बड़े स्तर पे बनते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, ठीक है। बच्चों इसको कहा जाता है साइंस सिटी। या हिंदी में बोल देंगे विज्ञान नगरी। साइंस सिटी या विज्ञान नगरी बोल देते हैं इसे बच्चों। और इसे क्या बोलते हैं, हरियाणा की ट्वीन सिटी बोलते हैं। ट्वीन सिटी। और कई बार ट्वीन को ऐसे हिंदी में लिख देगा और पूछ लेगा कि ट्वीन सिटी किसे कहा जाता है, आप बोलेंगे अंबाड़ा को।
टवीन का मतलब जुड़वा होता है, लेकिन इसे जुड़वा नगरी नहीं बोलते, जुड़वा नगरी बोलते जगाधरी और यमुनानगर को। जिस तरीके से जगाधरी और यमुनानगर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे ही अंबाला कैंट और अंबाला भी एक दूसरे के साथ जुड़े होने के चलते बच्चों इन दोनों शहरों को वहां पर टवीन सिटी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? टवीन सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उपनाम के बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध उद्योगों की। कि भाई यहाँ प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं। तो प्रसिद्ध उद्योगों में सबसे पहले याद रखना है आपको वैज्ञानिक उपकरण उद्योग। वैज्ञानिक उपकरण उद्योग बच्चों, वैज्ञानिक उपकरण के लिए जाना जाता है अंबाला जिले का कौन सा नगर? बबियाल नगर। ठीक है। और यह भी बताया जाता है कि भारत में 35% से अधिक वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण बच्चों अंबाला जिला ही करता है। तो भारत में 35% से अधिक उपकरणों का निर्माण बच्चों अंबाला जिला ही क्या है? करता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे यहाँ पर यहाँ पर मिक्सी उद्योग है बड़े स्तर पे बच्चों, तभी तो हमने इसको मिक्सी सिटी बोला। जूसर बड़े स्तर पे बनते हैं। मिक्सी उद्योग के बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है सिलाई मशीन उद्योग। सिलाई मशीन उद्योग। ठीक है। चौथे नंबर पे आ जाता है बच्चों यहाँ दरी व गलीचा उद्योग। दरी व गलीचा उद्योग सबसे बड़ा जो है वो पानीपत का है। लेकिन बच्चों यदि पानीपत ऑप्शन में ना हो और दरी और गलीचा उद्योग आपसे पूछा जाए, तो आपका उत्तर जो बनेगा ना वो अंबाला बनेगा। जब पानीपत ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर क्या बनेगा? अंबाला बनेगा। तो दरी और गलीचा उद्योग याद रखेंगे। इसके अलावा बच्चों हम बात करें, यहाँ एक खांसी की दवाई आती है टोरेक्स। तो टोरेक्स खांसी दवाई उद्योग बच्चों एक पार्टी वगैरह करके जब घर जाते हैं तो माउथ फ्रेशनर आता है टोजो, वो खा के जाते हैं ताकि घर वालों की पकड़ में ना आए। तो बच्चों माउथ फ्रेशनर जो टोजो है ना, वो अंबाला का ही प्रोडक्ट है। ठीक है। और इस कंपनी का नाम है सुदर्शन कंपनी। तो टोजो जो है बच्चों वो कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट होगा? सुदर्शन कंपनी का प्रोडक्ट होगा। ठीक है। बिल्कुल ज्योति यादव, वहां पर भी मैंने टीच किया है 2 साल। ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रसिद्ध उद्योग आपको याद रखने हैं। प्रसिद्ध उद्योग के बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ प्रसिद्ध मंदिरों की। प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं? प्रसिद्ध मंदिर में याद रखेंगे, एक तो आप शारदा देवी मंदिर, शारदा देवी मंदिर जो है बच्चों ये त्रिलोकपुरी में है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है राधा किशन मंदिर। राधा किशन मंदिर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे ध्यान रखना है आपको अंबा या अंबिका मंदिर।
और चौथे नंबर पे याद रखना है सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर। ठीक है, तो सुपाश्वर नाथ जैन मंदिर भी मेरे बच्चों यहीं पर है। यहां तक बातें क्लियर हुई, एक बार फटाफट बताएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सारे के सारे बच्चे एक बार डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये मंदिर कैसे याद होंगे, मेले कैसे याद होंगे, उद्योग कैसे याद होंगे, ये बार बार रिवाइज करने से याद होंगे। ठीक है, सर जी अंबाड़ा कैंट और अंबाड़ा में क्या डिफरेंस है? भाई साहब कैंट के पीछे कैंट लगा है, अंबाड़ा के पीछे कुछ नहीं लगा है। अंतर क्या होगा दोनों में? दोनों पास पास के बच्चों शहर हैं। ठीक है, अंबाड़ा कैंट खुद में अपने आप एक बड़ा शहर बनता जा रहा है, अंबाड़ा एक प्राचीन शहर है। तो दोनों बड़े शहर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे ट्विन सिटी बोल दिया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपकी दोनों टांगों में क्या अंतर है? ठीक है, तो दोनों टांगे तो टांगे हैं भाई साहब, अंतर क्या होगा? कहाँ कहाँ से आते हो तुम ऐसे अजूबे? मन तो ऐसा करता है तुम्हें दुबई ले जाके बुर्ज खलीफा पे चढ़ा के धक्का दे दूं। है भाई? मेरा खर्चा तो लगेगा दुबई लेके जाने का, लेकिन मेरे को शांति मिल जाएगी जब मैं धक्का दूंगा तो ऐसे ऐसे महानुभावों को। चलेगा, आगे बढ़े फिर। प्रसिद्ध मंदिर के बाद हम बात करेंगे यहाँ प्रसिद्ध मेलों की। ठीक है, प्रसिद्ध मेले, प्रसिद्ध मेलों में याद रखेंगे, एक तो आपको शारदा देवी का मेला याद रखना है। शारदा देवी का मेला, और ये शारदा देवी का मेला बच्चों कहाँ लगेगा? त्रिलोकपुरी में ही। ठीक है, एक मेला याद रखना है तीज का मेला, सावन के महीने में आती है ना तीज। तो मेरे दोस्त कहाँ लगता है तीज का मेला? तीज का मेला लगता है सर जी पंजाखेड़ा गांव में। ठीक है, एक मेला है बच्चों लखनौर साहिब का मेला। लखनौर साहिब बच्चों ये गुरु गोविंद सिंह का ननिहाल है, लखनौर साहिब गुरु तेग बहादुर सिंह जी की ससुराल है। तो ये लखनवती गांव के अंदर। ठीक है, लखनौर साहिब जो मेला लगता है ना, ये किसके सम्मान में आयोजित होता है? बच्चों सिखों के जो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु का नाम आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह है, और उनके सम्मान में बच्चों ये मेला आयोजित किया जाता है। एक मेला आपको याद रखना है वामन दादसी का मेला। मेरे दोस्त ये लगता है अंबाड़ा में। वामन जो है ना, ये भगवान विष्णु का अवतार हुआ है, वामन का मतलब नाटा होता है, छोटा होता है।
यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। प्रसिद्ध मेलों के बाद बच्चों हम बात करेंगे यहाँ प्रसिद्ध दरगाह की। ये दरगाह कौन कौन सी हैं? तो दरगाह के ऊपर मेरे दोस्त मुस्लिम लोग जो है ना वो ज़्यादा जाते हैं, लेकिन हम हिंदू भी पीछे नहीं रहते हैं। हम हिंदुओं की सबसे खास बात ही यही है कि बच्चों हम सभी धर्मों के अंदर झांक के देखते हैं, ठीक है ना, कि भाई साहब काम क्या चल रहा है दूसरे धर्मों में। जैसे हम बात करें कि भाई जब चर्च के अंदर क्रिसमस के दिन कुछ होता है तो हम हिंदू जाके देखते हैं कि अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही गुरुद्वारों के आगे से जब निकलते हैं तो हमारा मन करता है कि एक बार गुरुद्वारे के अंदर जाके भी देख आएं कि लंगर कौन सा बना है आज बच्चों, या कोई दरगाह मस्जिद हो तो एक बार हम वहाँ पे भी जाके देख लेते हैं। तो यही हमारी हिंदुओं की सबसे खास बात है, हम कट्टर नहीं हैं, ठीक है, हम सभी धर्मों के अंदर ताक झाँक के रखते हैं। तो बच्चों यहाँ दरगाह हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी दरगाहें हैं। उन दरगाहों में हम बात करें तो सबसे पहली दरगाह आपको याद रखनी है, होना भी नहीं चाहिए कट्टर वैसे, है ना। बच्चों दरगाहों में एक दरगाह है लखी शाह की दरगाह। अम्बाड़ा के अंदर लखी शाह की दरगाह है। एक दरगाह है बच्चों तकवाल शाह की दरगाह। कोई लखी शाह तकवाल शाह मुसलमानों में पहुंचे हुए व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम पर यह दरगाह बनी हुई है। बच्चों एक दरगाह है पीर नोगजा की दरगाह। एक बहुत पहुंचा हुआ पीर था मेरे दोस्त, जिसको आसपास के लोग नोगजा पीर बोलते थे। और पीर नोगजा की जो दरगाह है बड़ी फेमस है। ये अम्बाड़ा कैंट और शाहबाद के बीच खेतों के अंदर उल्टे हाथ की तरफ बनी हुई दरगाह है बच्चों। अम्बाड़ा कैंट से बस पकड़ के शाहबाद की तरफ जाओगे ना तुम, तो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे खेतों की तरफ उतर के देखोगे तो तुम्हें बहुत बड़ी दरगाह नजर आएगी जहां भीड़ लगी रहती है। अम्बाड़ा कैंट शाहबाद के बीच है। नेशनल हाईवे 44 पर, तो यहाँ से नेशनल हाईवे 44 गुजरता है। बच्चों ये पीर नोकजा की दरगाह एक ऐसी दरगाह है जहां पर मनोकामना पूरी होने पर जो श्रद्धालु है ना वो दीवार घड़ी चढ़ाना पसंद करते हैं। तो ध्यान रखना है मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी बच्चों चढ़ाई जाती है। तो एक ऐसी दरगाह जहां पर मनोकामना पूरी होने पर दीवार घड़ी चढ़ाई जाती है मेरे दोस्त, वो आपको पता होना चाहिए, पीर नोकजा की दरगाह है, ठीक है ना। नोगजा का मतलब होता है 9 गज, और 1 गज में होते हैं 3 फीट। तो बच्चों 9 गज का मतलब 27 फीट। तो लोग बताते हैं कि ये 27 फीट का पीर था, जो कि गलत बताते हैं। 27 फीट का आदमी आज तक धरती के ऊपर कोई हुआ नहीं, ऐसा कोई कंकाल आज तक मिला ही नहीं जो 27 फीट का हो। तो आदमी 27 फीट का कभी हो ही नहीं सकता। आदमी यदि 27 फीट का होगा तो उसके सोने की जो खाट है फिर 28 फीट की बनवानी पड़ेगी। बच्चों जिस बारना में को लिकड़ेगा बढ़ेगा वो बारना भी 28 फीट का बनवाना पड़ेगा। जिस बस में वो चढ़दा होगा बच्चों उसकी छत ऊपर तो उड़ानी पड़ेगी। जिस ट्रेन में वो बैठेगा उस ट्रेन की छत भी उड़ानी पड़ेगी। जहाज की छत उड़ा नहीं सकते। हाँ तो मेरे दोस्त जूते जो बनवाने पड़ेंगे लगभग 12-13 फीट के बनवाने पड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भाई गलत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ये 27 फीट का आदमी नहीं था बल्कि ये पहुंचा हुआ पीर था। और पहुंचा हुआ पीर था तो आसपास की जनता से उसको थोड़ा सा भय भी लगता होगा, कई जनता उसके ऊपर बच्चों टूट ना पड़े, इसलिए वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षा घेरा रखता था, बॉडीगार्ड रखता था। और जो उसके बॉडीगार्ड थे ना वो 9 गज के सुरक्षा घेरे में रहते थे। तो 9 गज के सुरक्षा घेरे में बॉडीगार्ड उसको रखते थे। तो 9 गज का सुरक्षा घेरा होने के चलते आसपास के क्षेत्र में ये फेमस हो जाता है किसके नाम से,
पीर नोगजा के नाम से, पीर नोगजा के नाम से। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सुरक्षा घेरा नोगज का था, इसलिए इसे बोलते हैं नोगजा। बच्चों, समय का प्रतीक मानी जाती है दीवार घड़ी। तो यदि आप लोग यहाँ मत्था टेक के अपनी मनोकामना मांग के आते हो, तो मनोकामना मांगते हुए आपको समय देना पड़ेगा कि भाई जून 2026 तक हमारी नौकरी लगा दे पीर। और यदि जून 2026 तक हमारी नौकरी लग जाएगी तो हम अपनी मनोकामना पूरी होते ही आपको दीवार घड़ी दे देंगे। लेकिन जब तुम जून 2026 का नाम लोगे तो नोगजा पीर की आवाज आएगी कि पहले पेपर तो करवा लो, नौकरी कितना दे दूं जून 2026 तक। ठीक है, हाँ, जब नौकरी के लिए तुम पेपर दे लोगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जो टाइम बचेगा उस दौरान तुम आना, और जो टाइम तुम दोगे यदि तुमने अच्छे नंबर लिए होंगे तो मैं आशीर्वाद दे दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि 20 नंबर लेके नौगजा को मुद्दे पड़े रहो बच्चों। ठीक है, फिर तो काम चलेगा नहीं। नंबर अच्छे लेके जाओगे तो थोड़ा बहुत सहारा लगा देंगे पीर जी, थोड़ा बहुत ही लगाते हैं। गुरुजी बस करो भाई, मैं के माटी डुआऊं तेरे पे, बस करो। मैं तो पढ़ान लाग रहा हूँ, तना अच्छा नहीं लगता तो बंद कर दे भाई, बाकी है ना तो पढ़ने दे यार। नुकरा गुरुजी बस करो, मैं माटी थोड़ी डुआने लाग रहा हूँ तेरे पे, मैं तो पढ़ाने लाग रहा हूँ भाई। हाँ, थक गया हो तो मुंह धो रहा एक बार, चाय वगैरह पी ले, लेकिन मैं थोड़ी थका हूँ। मैं तो तुम्हें नौकरी लगा के ही दम लूंगा बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुरुजी मैं तो अच्छी बीवी के लिए मनोकामना मांग के आऊंगा, या कौन पूरी हो भाई? यह तो यह तो पीर पीर की समस्या थी, या तो जो चीज पूरी नहीं हो सकती वो मांगने का कोई फायदा नहीं है। बीवी तो अच्छी होती है, तुम अच्छे बनो, तुम अच्छे नहीं बनते इसलिए तुम्हें अच्छी नहीं लगती सामने वाली बीवी। सामने वाली तो लगती है, खुद की नहीं लगती। आगे आ जाओ तुम। प्रसिद्ध दरगाह के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध चर्च। बच्चों, चर्च में कौन जाते हैं? अंग्रेज जाते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल, छोड़ के तो पीर बना था। सही बात है भाई। आगे आ जा, प्रसिद्ध चर्च में हम बात करेंगे, या एक चर्च याद रखनी है, होली रिडीमर चर्च। होली रिडीमर चर्च, ये अंबाला के अंदर है बच्चों, ईसाई लोगों का पूजनीय स्थान है। ठीक है, और ये बहुत खुले विचारों के आदमी होते हैं। हम तो बच्चों मंदिरों में प्रसाद लेके जाते हैं, 20 रुपए की बूंदी, 20 रुपए के मखाने। ये भाई साहब बोतल लेके जाते हैं। ठीक है, इनको पता है कि भगवान को खुश करना है ना, तो कोई तगड़ी चीज लेके जानी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त, ये अंग्रेज जो लोग हैं ना, बहुत खुले दिमाग के आदमी होते हैं। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा भगवान इन्हीं की सुनते हैं, और पूरी धरती के ऊपर यही शासन कर रहे हैं बच्चों। ट्रंप को देख लो तुम। ठीक है, तो होली रिडीमर चर्च के बाद दूसरी जो चर्च है ना, वो याद रखना है, सेंट पॉल चर्च। सेंट पॉल चर्च, ठीक है ना? अब सेंट का मतलब संत होता है, SANT, लेकिन अंग्रेज इनको सेंट बोलते हैं, सेंट। और पोल मतलब बच्चों, पोल नाम का कोई अंग्रेज हुआ है जो संत बना। ठीक है, उसके नाम पर यह चर्च है। होली का मतलब यहाँ पवित्र है। होली का मतलब होली फाग वाला को नहीं, पिचकारी वाला को नहीं। ठीक है, होली का मतलब यहाँ पवित्र है, पवित्र। ठीक है, तो सेंट पॉल चर्च भी अम्बाड़ा में है। बच्चों, ये चर्च जो है ना, ये 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के अंदर चर्चा में आई थी। गुरुजी ऐसा क्या हुआ कि इसकी चर्चा हुई? बच्चों, पाकिस्तान वाले जो थे ना, उनके लड़ाकू जहाज अपने रडार को बच्चों चकमा देते हुए कहाँ आ गए थे? अंबाला तक आ गए थे। और पाकिस्तान की वायुसेना ने बच्चों इस चर्च के ऊपर बम गिरा दिए थे।
पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा 1965 में इस पर बम। अब आप बोलोगे कि सर चर्च के ऊपर बम क्यों गिराया? बच्चों, वो चर्च पे नहीं गिराना चाह रहे थे, वो अंबाला एयरबेस को ध्वस्त करना चाहते थे 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में। और जब पाकिस्तान की वायुसेना का जहाज अंबाला तक पहुंच जाता है तो बच्चों उस जहाज में बैठा हुआ जो पाकिस्तानी वायुसेना का अधिकारी था उसने नीचे की तरफ देखा। नीचे की तरफ देखा तो एक बच्चों चोंच सी निकली हुई दिखाई दी और उस चोंच को टावर समझ लिया कि ये एयरबेस का टावर है, क्योंकि वो पाकिस्तान का था ना, ठीक है। तो उसने आइडिया थोड़ा सा गलत लगा दिया और उस चोंच को एयरबेस का टावर समझते हुए ऊपर से बम गिरा के उस चोंच को उड़ा दिया। बच्चों, उड़ा के किलकी मार के पाकिस्तान में चला गया। लेकिन बाद में जाए पछेवेरा पट्टा कि भाई एयरबेस का टावर को नहीं उड़ाया क्या, बल्कि वो तो चर्च की चोंच उड़ाया। ठीक है मेरे दोस्त। तो सेंट पॉल चर्च 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा बम गिराकर इसको क्या किया गया था, ध्वस्त किया गया था। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये कि भाई कौन सी चर्च के ऊपर पाकिस्तानी वायुसेना ने बम गिराने का काम किया था, वो होगी सेंट पॉल चर्च। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में इतना सा ही हम पढ़ते हैं, बाकी हम पढ़ते हैं फिर कल की क्लास में। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।